क्रिटिकल एंगल क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। क्रिटिकल एंगल मीन्स क्रांतिक कोण। क्या होता है? क्रांतिक। एक बार फिल्म आई थी क्रांतिक, देखो ना, यह जब नियम क्रिटिकल एंगल और आ गया तो उसमें क्रांति आ गई विज्ञान में। क्या आ गई? क्रांति। पहले लोग भ्रम में जीते थे, जब यह हुआ इसको क्रिटिकल एंगल का पता चल गया कैसे, मतलब क्या स्थिति बनी, इसको ध्यान में रखते हुए चले। अगर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो तुम जानते हो क्रिटिकल मतलब क्रांतिक स्थिति के लिए सबसे पहले जो है कि दो माध्यमों में एक माध्यम जो है कि सघन होना चाहिए और दूसरा माध्यम विरल होना चाहिए। तो अगर सघन माध्यम को अगर हम यहाँ दिखाएं और एक विरल माध्यम, दो माध्यमों को अलग करता हुआ एक तल है, उसके किसी बिंदु पर अभिलंब हम खींच दिए नॉर्मल। अब सघन माध्यम में प्रकाश की कोई किरण इस बिंदु पर, इस दोनों तलों के इस बिंदु पर आपतित हुई। जब यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो सघन से जब विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो अभिलंब की ओर न झुक करके अभिलंब से दूरी बना दिया। मतलब यह तो सीधा है, इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन दूसरे माध्यम में गया विरल में तो यह करके मीन्स जैसे तुम भीड़ भाड़ वाले स्थान में हो और वहां से निकल करके और खाली स्थान है तो तुम भीड़ वाले स्थान से खाली स्थान में जाते हो तो जहाँ जगह मिलता है रास्ता वहां से तुम निकल जाते हो कि जहाँ भीड़ रहता फिर उसी में घुसते हो, घुसते हो, बोलो। तो उसी तरह से यह सघन है और विरल है तो यह खाली स्थान मतलब है तो किनारे से निकल गया। तो नॉर्मल मतलब अभिलंब से और आपतित किरण के बीच कौन सा कोण बना? आपतन कोण आई। और अभिलंब और अपवर्तित किरण यह दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपवर्तन हो रहा है। अगर अपने ही माध्यम में वापस आ जाए तो क्या होता है? परावर्तन। मतलब एक ही माध्यम में आए सघन में ही वापस हो जाए तो परावर्तन हो जाएगा और दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपवर्तित हो रही है। ये आपतित किरण है या आपतित किरण, और ये क्या है? अपवर्तित किरण। क्या है? अपवर्तित। अब क्रांतिक स्थिति कैसे उत्पन्न होती है? अपवर्तित किरण। अब देखो क्रांतिक मतलब स्थिति कैसे आती है। तुम जानते हो अपवर्तन की स्थिति में स्नेल ने एक नियम लिया था कि साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर, पढ़े थे ना? या इसका मतलब ये हुआ कि आई प्रोपोर्शनल टू आर अगर रेडियन में मापा जाए कोण को तो साइन आई अगर बहुत छोटा हो जाए रेडियन में तो आई हो जाएगा और या आर साइन आर है तो केवल आर हो जाएगा। तो आई प्रोपोर्शनल टू आर मीन्स जब कोण आई का मान बढ़ेगा, ठीक है, तो आर का मान भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से कोण या बढ़ रहा है ये भी बढ़ेगा। तो एक समय ऐसी आती है कि हम कोण आई को बढ़ाते जाएं, इस कोण को जब यह कोण बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, बढ़ा है ना। और जैसे जैसे मान लो इससे थोड़ा सा अगर हम कोण और बढ़ाए तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों माध्यमों का जो तल है उससे प्रकाश होकर के निकल रहा है। दोनों माध्यमों के तल से प्रकाश होकर निकल रहा है मीन्स अभिलंब और इसके बीच 90 का कोण बन रहा है। तो उस विशेष स्थिति को क्रांतिक स्थिति
स्थिति कहते हैं, जो दोनों माध्यमों के तलों से होकर के प्रकाश अपवर्तित हो, उस विशेष स्थिति को क्रांतिक स्थिति कहते हैं। तथा उस कोण को, जिस कोण पर यह अपवर्तित होकर 90 अंश का कोण बनाता है, अपवर्तन कोण, तो इस कोण को C से प्रदर्शित करते हैं। यही हमारा कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, तो यह हमारा क्रांतिक कोण का डिफिनेशन हुआ। और क्रांतिक कोण के बारे में बोलना लिख लो। यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित हो रहा है, अपवर्तित हो रहा है, तो एक विशेष स्थिति पर, एक विशेष स्थिति पर यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए, तो अपवर्तित किरण, तो अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ से होकर गुजरती है, कि सीमा पृष्ठ से होकर गुजरती है, तो उस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। उस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। हाँ, जिसका और इसे, इस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, इसको बना लो तुम लोग। ठीक है, फिगर सही तरीके, कांच के सापेक्ष प्रकार, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इसको कांच अगर माना जाए, कांच से वायु में प्रकाश जा रही है, कहाँ जा रही है, वायु में, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, G/A हो गया ना। तो G/A बराबर क्या मिल जाएगा, स्नेल के नियम के अनुसार n बराबर साइन आई बटे साइन r, तो साइन आई बटे साइन r होता है। क्रांतिक स्थिति में, क्रांतिक स्थिति में हम क्या पाते हैं, आई बराबर क्या हो जा रहा है, C, आपतन कोण C हो गया, और R का मान हमें मिल गया 90 अंश। क्या मिल गया, 90 अंश। जब R का मान मिल गया 90 अंश, तो कम वही बना, कौन नहीं लाए हो, कहीं मोबाइल का बार दौर आ गया है ना। तो R बराबर 90 अंश, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहां से हम पाते हैं कि G/A बराबर साइन और I बराबर C हो गया, अब बट्टे साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान पता है 1 होता है, याद कर लेना। तो यहां से हमें मिलेगा G/A बराबर साइन C बट्टे 1।
साइन सी बटे 1। अब यहाँ से जी एन ए की वैल्यू जब मिल गई कि जी एन ए बराबर साइन सी, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, जी एन ए की जगह 1 ए एन जी होता है ना, जी एन ए बराबर 1 ए एन जी कांच का अपवर्तनांक का निकालना और वायु के सापेक्ष कांच कितना अपवर्तित हो जाता है। प्रकाश अगर वायु से कांच में जा रहा है तो कितना प्रकाश अपवर्तित होता है, तो 1 ए एन जी बराबर क्या होता है, साइन, या अब ए एन जी यहाँ से यहाँ लाओ तो साइन सी आ जाएगा ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए एन जी, या इसको ऊपर बटे हो जाएगा, तो 1 मिल गया। बोलो, ये हमें फार्मूला मिल गया कि अगर हाँ कांच के मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, साइन क्रांतिक कोण की जया के व्युत्क्रम के बराबर होता है, क्रांतिक कोण की जया के व्युत्क्रम के बराबर होता है, तो इसको नोट करना पड़ेगा। इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि सूत्र से स्पष्ट होता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के जया के माध्यम के क्रांतिक कोण की जया को, माध्यम के क्रांतिक कोण की जया के व्युत्क्रम के बराबर होता है। बराबर जैसे कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच का क्रांतिक कोण निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं, जैसे देखो यहाँ अभी तुम क्रांतिक कोण को मतलब एन जी हमारा दे दिया है, क्रांतिक कोण 1.5 कितना दे दिया है, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, क्रांतिक कोण, तो सीजी अगर दे दिया जाए तो निकाल के बताओ कितना होगा, ए एन जी बराबर क्या हो जाएगा 1 साइन सी जी का होगा ना। तो अब यह हमें निकालना तो यह आ जाएगा, तो यह आ जाएगा होगा ना, तो साइन सी जी बराबर क्या हो जाएगा 1 ए एन जी, 1/1.5 हुआ। अब इसका मान कितना होगा, अभी भाग दिए हो 0.06, मतलब साइन सी का मान, सी जी का मान आ गया 0.67, तो सी जी का मान कितना हो जाएगा, यह इधर आ जाएगा, ठीक है। मीन्स यहां से हम पाते हैं कि साइन के केस में इसका मान कितना होगा 42 अंश लगभग निकाला गया है, इसको वैज्ञानिकों ने, है ना। जैसे यहाँ हम पाते हैं कि साइन
क्या बराबर साइन 3/2। 1/2 साइन के केस में किसका मान होता है पता नहीं है, तो साइन 30 अंश, साइन 30 अंश, तो थीटा की वैल्यू ठीक है ना, ये निकालते हैं, तो यहाँ से हमें मिल गए। तो यहाँ से CG का मान हमें निकालना है, तो एन जी बराबर साइन सी, या इसको किसको नहीं समझ में आ रहा है पूछ दे भाई, तुमको समझ में आ रहा है, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है पूछ सकते हो कैसे प्रोसीजर हो रहा है इसका, है ना। तो CG का वैल्यू क्रांति कोण आ गया 42 अंश, अगर उसका अपवर्तनांक दिया रहे जिस माध्यम का, तो उससे हम उसका क्रांति कोण की गणना कर सकते हैं। यह डायरेक्ट आप पढ़ोगे 12 में, तुम 10 पढ़ लिए तो सीधे 11 में इसको कुछ नहीं पढ़ना है, सीधे 12 में जाओगे सेकेंड चैप्टर यही शुरू। अभी अगर पढ़े रहोगे मन से तो उसका लाभ तुम्हें मिलेगा सेकेंड ईयर में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंग्लिश क्यों लिखा है पता है तुम लोगों को, इंग्लिश अगर बार बार लिखोगे उस चीज को तो एक आइडिया आ जाएगा दिमाग में, क्या हो जाएगा, एक आइडिया आएगा, एक तुम्हारे अंदर हैचुअल हो जाएगा, आदत बन जाएगी, उससे तुम्हें कुछ बाद में चल करके ये तुम्हारे जैसे हिंदी कुछ लिखने कहा जाता है तो सोचते रही हो, तुरंत कोई चीज़ लिख देते हो, इसी तरह इंग्लिश में भी कुछ लिखना होगा तो तुम तुरंत उसको लिख दो, है ना। मतलब ये ऑटोमेटिक कोई चीज़ नहीं सीख सकते हो, धीरे 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 उसको जब शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे जरूर सीख जाओगे, ठीक है। इसलिए किसी विषय को मतलब ये मत समझो कि बहुत कठिन है, उसको शुरू करो, जब शुरू करोगे नीचे लेकर धीरे धीरे उसको कर दोगे। जैसे खेत है, रोपाई कराना है तो कहोगे कि कैसे रोपाई होगा, नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे उसको शुरू करो, एक समय ऐसा आएगा तो उसको हो जाएगा, है ना। कोई काम शुरू करो पहले, अगर आज शुरू किए तो कुछ तो किए, तो कुछ कम हुआ नहीं काम, जो काम तुम्हारा करना था, जैसे चैप्टर हम लोग शुरू कर दिए किताब को पढ़ना, तो 1-2 चैप्टर पढ़ लिए, इसका मतलब कुछ काम तो हुआ, कुछ कम हुआ ना, बोलो तो बोझ भी कम हुआ, है कि नहीं। आज जब शुरू नहीं करोगे तो बोझ कहाँ, तो लोग सर पर लदा ही रहे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, वही कहानी है इसमें भी। अगर दो माध्यमों को के अंतरा पृष्ठ, दो माध्यमों के अंतरा पृष्ठ के किसी बिंदु पर अभिलंब खींच दिया जाए और उसके किसी बिंदु पर मान लो प्रकाश की कोई किरण जो है कि क्रांतिक स्थिति में जा रही है, मतलब I बराबर C है, I बराबर C, मतलब जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण है। इट मीन्स जो अपवर्तित किरण है दोनों माध्यमों के सीमा पर से होकर जाएगी 100%, ये 90 अंश का कोण बनाएगी अपवर्तन कोण। जैसे ही क्रांतिक कोण से भी अधिक अगर आपतन कोण का मान बढ़ाया गया, क्रांतिक कोण से भी आगे आपतन कोण का मान बढ़ाया गया, मीन्स इस तरह से ये C है तो या क्या हो जाएगा C से अधिक, मतलब अब I ग्रेटर देन C, जो आपतन कोण है वो C से अधिक कर दिया जाए, तब ये अभी पढ़े तुम स्नेल के नियम से, आपतन कोण जब बढ़ाएगा तो अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा, तो अब अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, अपने माध्यम में आने लगेगा, अपने माध्यम में ही आने लगेगा। तुम पढ़े हो आपतन कोण
परावर्तन कोण के बराबर हो जाए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाए। आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हो जाए, तीनों एक ही तल में हो जाए तो ये सब क्या है, परावर्तन का नियम। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब जो परावर्तन हो रहा है अब अपने ही माध्यम में परावर्तित हो रहा है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब आंशिक रूप से कुछ प्रकाश सीमा पृष्ठ से होकर के गुजरता है, मतलब आंशिक रूप से, लेकिन होता क्या है, पूर्ण प्रकाश जो है कि अपने ही माध्यम में वापस लौट आता है, यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण परावर्तन परिवर्तन नहीं, परावर्तन देखो लिखना क्या चाहिए, लिखे हैं। चलो इसमें इसको नोट कर लो। यदि कांच से वायु में प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो यदि कांच में प्रकाश का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए, क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो अपवर्तित किरण जो दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ से होकर जो दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ से होकर गुजरती है वह अपने ही माध्यम में परावर्तित हो जाती है, अपने ही माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इसे प्रकाश का आंतरिक परावर्तन इसे न लिखो, जिससे लिखो, जिससे प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिससे प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इस प्रकार प्रकाश किस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब लिखो हेडिंग डालो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ अनुप्रयोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ अनुप्रयोग। मीन्स यह घटनाएं कहाँ कहाँ होती हैं। तो पहला उसमें लिख लो मरीचिका, पहला मरीचिका, मिरेज, MIRAG, मरीचिका मीन्स मिरेज। यह एक प्रकाशिक यंत्र
यह एक प्रकाशिक यंत्र होता है। एक मिनट। मरीचिका मीन्स, तुम रेगिस्तानी एरिया में देखे होंगे, चाहे कभी कभी तुम देखोगे पानी जब साफ एकदम रहता है तो वहां जो है कि पेड़ अगर बगल में लगा है तो वह ऐसा मालूम पड़ता है कि पेड़ क्या है, मतलब उसकी छाया जब उसमें पड़ता है तो पेड़ नीचे की तरफ है और उसका ऊपर का भाग ऊपर है। ठीक इसी प्रकार रेगिस्तानी मौसम जगहों पर जहां बहुत रेगिस्तान एकदम रहता है, साफ एकदम पीला है, वहां अगर कोई पौधा लगा है तो वह ऐसा मालूम पड़ेगा वो पौधा देखने से कि उसका जो जड़ है वो ऊपर है, तना नीचे है। जड़ ऊपर है और तना नीचे। देखो इसका फिगर यहाँ बनाया गया है, ये ताड़ का वृक्ष है, ताड़ जो सर्कुल देखो यह है, यहाँ से ये ऊपर जो है ना, और यहाँ एक प्रेक्षक कोई आदमी है, वह इस चीज को जब दूर से देख रहा है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण उसे वह बालू में नीचे की तरफ जड़ देखो तना क्या नीचे है और जड़ ऊपर है, मतलब इसके नीचे वो देख रहा है, नीचे देख रहा है, वही मरीचिका है, वही तो लिखो उसमें यह एक प्रकाशिक क्या लिखे हो यंत्र ना लिख करके, मतलब यंत्र का भ्रम उत्पन्न होता है। यह एक प्रकाशिक भ्रम होता है जो गर्मी के मौसम में, जो गर्मी के मौसम में तेज धूप होने के समय मरुस्थलों तथा कोलतार की सड़कों पर, कोलतार की सड़कों पर दिखाई देता है। कोलतार बीच का समझते हो, कलकत्ता का रोड, यह देखने वाले को किसी दूर स्थित ऊंची वस्तु जैसे ऊंचा पेड़ या ऊंचे भवन को वह उल्टा प्रतिबिंब को काली को भवन काली को भवन का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे कि वह वस्तु किसी जलाशय के तट पर स्थित है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है,
अगला हमारा पॉइंट है हीरे की चमक, प्रिज्म द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विकास को ये सब कल उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कई सारी चीजें अभी हैं।